हेलो विद्यार्थियों, जेएच एग्जाम प्लेक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग इकोनॉमिक्स का पहला क्लास देखने जा रहे हैं। मॉड्यूल 1 हम लोग करेंगे यहाँ पर। और मॉड्यूल 1 का जो आज का हमारा टॉपिक है वो होगा माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के ब्रांचेज एंड उसके स्कोप। यहाँ पर हम लोग व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में समझेंगे। सो यहाँ शुरुआत करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हमने शुरुआत में ही नोट किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु यानी कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को दो भाग में किस तरीके से किया गया है और किसने अलग किया था, ये सब जानना बहुत जरूरी है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, जितने भी मॉडर्न इकोनॉमिक्स हैं, है ना, जितने भी आधुनिक अर्थशास्त्री हैं, आधुनिक समय में देखा जाए तो अर्थशास्त्रियों ने क्या किया, अर्थशास्त्र की जो विषय वस्तु है, इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर है, उसको दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में? दो भागों में। पहला भाग बना व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसको हम लोग सूक्ष्म अर्थशास्त्र या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। इसको व्यष्टि परक अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। यहां पर देखिए, दूसरा भाग है समष्टि अर्थशास्त्र, जिसको हम लोग व्यापक अर्थशास्त्र भी कहते हैं और अंग्रेजी में मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो ये दो भाग हैं, व्यष्टि और समष्टि। इन दोनों ही भागों के बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर जाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो व्यष्टि और समष्टि को अलग अलग किया गया। तो यहाँ पर देखिए, व्यष्टि और समष्टि को अलग करने वाले कौन थे, किन्होंने इन दोनों विषय वस्तु को अलग अलग किया है। तो यहाँ पर वो चीज नोट हमने कर रखा है। देखिए, व्यष्टि और समष्टि ये जो दोनों शब्द हैं, व्यष्टि और समष्टि ये जो दोनों शब्द हैं, इन दोनों को अलग अलग किया था रैगनर फ्रिश ने। ठीक है, किसने किया था? तो रैगनर फ्रिश ने किया था। यहां पर देखिए, और रैगनर फ्रिश कहां के रहने वाले हैं? नॉर्वे के रहने वाले हैं। ये ओस्लो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। कहां के? ओस्लो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। और व्यष्टि और समष्टि ये जो दो शब्द हैं, दोनों को अलग अलग कर लिया गया। कब? 1933 ईस्वी में। तो 1933 में रैगनर फ्रिश ने व्यष्टि और समष्टि को दोनों को अलग अलग कर दिया। ये ओस्लो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे हैं। अब यहाँ पर ये तो समझ में आ गया कि व्यष्टि और समष्टि को अलग कब किया गया है, किसने अलग किया है। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं कि आखिर व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग सबसे पहले इसके जो है अर्थ को जानेंगे और फिर इनकी हम लोग परिभाषाएं देखेंगे और फिर विशेषताएं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो है अर्थ है क्या। तो व्यष्टि का अर्थ होता है छोटा। सीधे तौर पर कह सकते हैं कि व्यष्टि का मतलब क्या होता है? छोटा, एकदम स्मॉल, है ना। तो देखिए, यहां पर सिस्टमैटिक तरीके से आपको बताना होगा कि व्यष्टि का अंग्रेजी क्या होता है भाई? माइक्रो होता है, MICRO, माइक्रो। ये जो माइक्रो शब्द है, ये ग्रीक भाषा के, देखिए किस भाषा के? ग्रीक भाषा के माइक्रोज शब्द से लिया गया है। ग्रीक में कैसे लिखा जाता है? MIKROS। ये माइक्रोज जो शब्द है, ग्रीक भाषा का एक शब्द है और इसी का अर्थ होता है क्या? स्मॉल, यानी कि छोटा। तो अर्थ तो समझ आ गया कि व्यष्टि का अर्थ होता है क्या? छोटा। किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से। कौन सा वर्ड से? माइक्रोज टर्म से लिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहां पर आगे हम लोग क्या जानेंगे इसके बारे में कि ये व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा किस तरीके से लिखा जाएगा। तो जैसा कि हमने कहा कि अर्थशास्त्र का दो भाग है, व्यष्टि और समष्टि, तो उसी तरीके से आपको परिभाषा भी लिखना चाहिए। जैसे कि यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि अर्थशास्त्र का वह भाग जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के, पूरी अर्थव्यवस्था, ये अर्थव्यवस्था क्या होता है फिर हम लोग अगले किसी क्लास में जरूर देखेंगे। तो पूरी अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे आर्थिक चरों, ये छोटे छोटे आर्थिक चर क्या होते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है ना, अर्थशास्त्र का वह भाग है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे आर्थिक चरों का अध्ययन और किसका? व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। अब ये व्यक्तिगत इकाई क्या है, छोटे आर्थिक चर हैं क्या है, इन चीजों को हम लोग समझेंगे आगे। तो जिसमें हम लोग छोटे या फिर कह लीजिए कि छोटे छोटे आर्थिक चर या फिर व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, उसे ही हम बोलेंगे क्या? व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्योंकि मैंने कहा था कि व्यष्टि का अर्थ क्या होता है? छोटा। अब यहां पर देखिए,
उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत उपभोक्ता यानी कि इंडिविजुअल कंज्यूमर, यहां पर देखिए व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग, ये सब हम लोग कहां पढ़ते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। जैसे होता है ना कि एक उपभोक्ता कब संतुलन की अवस्था में होगा और उसकी क्या शर्तें होगी, उसी तरीके से एक फर्म कब संतुलन की अवस्था में होगा और उसके लिए क्या शर्तें हैं, ये सब सारा कंसेप्ट हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में ही पढ़ते हैं। अब चूंकि यहां पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखो व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल इतना ही नहीं पढ़ा जाता, बल्कि हम लोग इसमें यह भी पढ़ते हैं कि किसी भी वस्तु का कीमत या फिर किसी भी उत्पादन के साधन का कीमत कैसे तय होता है। तो यहां पर देखिए आपको कैसे आगे जो है बात बढ़ाना है। यहां पर लिखना होगा आपको कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में, थोड़ा सा रुकिए, हाँ अब ठीक है। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग इस बात को भी पढ़ते हैं कि किसी भी वस्तु या फिर किसी भी सेवा या फिर किसी भी साधन का मूल्य किस तरीके से तय होता है, किस तरीके से उसका निर्धारण किया जाता है। हम कैसे जानेंगे कि इसका प्राइस कितना है ना। तो ये थ्योरी आपको कहां मिलने वाला है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। किसी भी वस्तु का कीमत कितना रहता है, किस तरीके से उसको तय किया जाता है, एक साधन का कीमत या फिर मजदूर की मजदूरी कैसे तय होगी, ये सब सारा चीज हम लोग किसमें पढ़ते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। इसीलिए यहां पर देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र को किस नाम से जाना जा रहा है, कीमत सिद्धांत के नाम से, यानी कि प्राइस थ्योरी के नाम से। कीमत सिद्धांत को आप मूल्य सिद्धांत भी कह लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में हम लोगों ने जान लिया है कि व्यष्टि का अर्थ होता है छोटा, और इसमें हम लोग छोटे छोटे आर्थिक चरों के बारे में पढ़ते हैं। और यहां से ये भी पता चल गया कि व्यष्टि का जो सही अर्थ है वो चूंकि हम लोग जान चुके हैं कि इसमें व्यक्तिगत उपभोक्ता, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग, ये सब पढ़ते हैं। और उसके अलावे चूंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या पढ़ा जा रहा है कि किसी भी वस्तु का कीमत या किसी भी सेवा का कीमत या फिर किसी भी उत्पादन के साधन का कीमत कैसे तय होगा। ये तो हम लोग आगे देखेंगे, अलग अलग थ्योरीज निकलता है सबके लिए कि वस्तु का कीमत कैसे तय होता है, मजदूर की मजदूरी कैसे तय होती है, ये सब कुछ आगे आपको मिलेगा। अब यहां पर देखिए आगे हम लोग अब देखते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सो विशेषता पर हम लोग यहां पर बात करेंगे। ठीक है, विशेषता कहने का मतलब आप फीचर्स कह लीजिए या फिर इसको कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखते हैं इसकी विशेषताएं। और उससे पहले अगर हम लोग अर्थशास्त्रियों की परिभाषा को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अगर ये आपको याद रहता है तभी लिखिएगा, अन्यथा नहीं। क्योंकि इसको देखिए चेंज करके आप बिल्कुल भी नहीं लिख सकते, हूबहू आपको लिखना होता है, लगभग आप बात समझिए। तो यहां पर देखिए प्रोफेसर के.ई. बोल्डिंग का हमने जो है परिभाषा शामिल कर लिया है। अब के.ई. बोल्डिंग क्या कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में, कह रहे हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट यानी कि स्पेशल है ना। क्या बात करते हैं, फर्मों के बारे में, विशिष्ट विचारों के बारे में, विशिष्ट मूल्यों के बारे में, मजदूरियों, आयों, और इसी तरीके से व्यक्तिगत यहां पर जो है वो उद्योगों के बारे में, और विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन है। यानी कि हम लोग खास या फिर स्पेसिफिक या फिर पर्टिकुलर या फिर कह लीजिए व्यक्तिगत इकाई, ये सब अध्ययन हम लोग कहां करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। ये देखिए चलो कोई नहीं। अब हम लोग बात करते हैं यहां पर एक अन्य जो है परिभाषा हमने यहां पर शामिल कर लिया है, वो है जे.के. मेहता का। किनका है, जे.के. मेहता का जो है यहां पर हमने परिभाषा शामिल किया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि किस तरीके से कोई भी वस्तु का मूल्य तय होता है। अब इसी वजह से तो हम लोग कह रहे थे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, कीमत सिद्धांत है या फिर प्राइस थ्योरी है या फिर मूल्य सिद्धांत है। अब ये तो क्लियर हो गया। आगे हम लोग देखते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं या फिर कौन कौन सी खासियत है। विशेषता को आप कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए या फिर फीचर्स कह लीजिए। तो यहां पर देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो हमने सबसे पहले यहां पर एक लाइन लिख देना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। और देखिए टू द पॉइंट आपको सारी चीजें लिखना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था की केवल व्यक्तिगत इकाइयों का ही अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। जैसे कि आप जानते हैं व्यक्तिगत उपभोक्ता के बारे में, यानी कि केवल एक उपभोक्ता कितना किसी वस्तु को उपभोग करता है या फिर यूज करता है। उसी तरीके से व्यक्तिगत क्या, फर्म यहां पर जो है ना उत्पादन की एक छोटी सी इकाई है जो कि अपने लाभ को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए उत्पादन का कार्य करेगा।
यहां पर देखिए व्यक्तिगत उद्योग। अब ये उद्योग और फर्म क्या होते हैं आगे आपको कहीं ना कहीं कंसेप्ट मिल ही जाएगा, इस लेक्चर में नहीं तो अगले किसी लेक्चर में। यहां पर तो हम इसका डिस्कस नहीं करने वाले हैं, नहीं तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। आगे देखिए, अब हम लोग क्या समझ चुके हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल किसका अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत इकाइयों का, है ना। जैसे कि मैंने बात किया व्यक्तिगत उपभोक्ता, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग, ये सब हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। इसके अलावा देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र की दूसरी विशेषता कौन सी है कि इसमें हम लोग छोटे छोटे आर्थिक चरों के बारे में जानते हैं। अब ये छोटे आर्थिक चर क्या होते हैं, आइए समझते हैं। देखो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमने क्या बात किया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटे छोटे आर्थिक चरों का अध्ययन किया जाता है। छोटे छोटे आर्थिक चर, तो ये छोटे आर्थिक चर होते क्या है, जैसे कि एक व्यक्ति के द्वारा किया गया मांग, तो यहां पर हम व्यक्तिगत मांग कह सकते हैं। व्यक्तिगत मांग क्या है, आपका छोटा आर्थिक चर है। चर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टाइम टू टाइम यानी कि समय के हिसाब से आपका जो मांग है वो परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर मांग जो होता है ना एक वेरिएबल है, ठीक है। इसी तरीके से किसी व्यक्ति के द्वारा या फिर किसी फर्म के द्वारा किया गया वस्तुओं की पूर्ति क्या होता है, छोटा आर्थिक चर, और ये समय के हिसाब से बदल भी जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग छोटे छोटे आर्थिक चरों का अध्ययन करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर देख लीजिए हमने लिखा हुआ है व्यक्तिगत मांग, ठीक है। इसी तरीके से व्यक्तिगत पूर्ति, इसी तरीके से किसी भी वस्तु का जो मूल्य है उसको भी आप यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। देखिए इन चरों का प्रभाव जो है ना बहुत कम होता है। तो इस प्रकार से आपको लिखना होगा कि व्यक्तिगत जो चर होते हैं या फिर छोटे आर्थिक जो चर होते हैं उनका प्रभाव इतना कम होता है कि इनमें से अगर छोटा सा भी परिवर्तन आ जाता है या फिर थोड़ा परिवर्तन आ जाता है तो इसकी वजह से पूरी अर्थव्यवस्था पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि हम कह ले कि मान लीजिए कि हम ये जो है वो एक मान करके चलिए स्टाइलस है, इसको हम परचेज आज के समय में कर रहे हैं और कल हम कह दें कि नहीं ये अब हमें परचेज नहीं करना है। किस कंपनी का है मुझे नहीं मालूम, बट हाँ अब मुझे परचेज नहीं करना, खरीदारी नहीं करना है। क्या लगता है ये कंपनी जो है वो अपना प्रोडक्ट बनाना छोड़ देगी? तो बिल्कुल भी नहीं। हमारे जैसे कई सारे लाखों कंज्यूमर्स हैं, लाखों उपभोक्ता हैं, लाखों नहीं बल्कि कुछ कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिसके तो करोड़ों कंज्यूमर्स हैं। तो यहाँ पर ये जो फैक्ट्री होगा या इसका बनाने वाला फर्म होगा वो सब बंद होने वाला नहीं है, यानी कि केवल व्यक्तिगत मांग की वजह से जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल भी प्रभावित होने वाली नहीं है। चलिए तो यहाँ पर समझ आ चुका है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम छोटे आर्थिक चरों का अध्ययन करते हैं और इन चरों का प्रभाव बहुत कम होता है जिससे कि पूरी अर्थव्यवस्था पर कोई खास प्रभाव पड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं है। अब आगे देखिए, यहाँ पर तीसरी विशेषता ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के आधार पर आगे आप कंसेप्ट पढ़ेंगे मार्केट वाले चैप्टर में। देखिए क्या कह रहे हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि किसी भी वस्तु अथवा उत्पादन के साधन का कीमत किस तरीके से तय किया जाता है, किस तरीके से निर्धारित किया जाता है, किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है। इसी वजह से व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत या फिर प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। समझ आ गया है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की हमने पहले देखा अर्थ, फिर देखा हमने परिभाषा, अब देखा हमने विशेषताएं। अब चलिए हम लोग आगे इसमें बढ़ते हैं और देखते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का उपयोग और महत्व क्या है ना। कहां कहां पर व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम लोग प्रयोग में लाते हैं। तो यहां देखिए सबसे पहली चीज क्या लिखा गया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का उपयोग और महत्व। एक चीज ध्यान रखना होगा, जहां पर किसी सब्जेक्ट मैटर का उपयोग हो रहा है वहीं पर उसका महत्व भी होता है। मतलब उपयोग और महत्व को बहुत ज्यादा अलग अलग आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप जो है वो घर के लिए उपयोगी हैं, घर के काम काज को करते हैं तो घर में आपका महत्व ज्यादा ही होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो जहां जिस वस्तु का या फिर जिस चीज का इस्तेमाल ज्यादा होगा उसका महत्व भी वहीं पर होगा। अब देखिए यहां पर क्या मेंशन किया हुआ है, ये थोड़ा सा रुकना। हाँ अब देखिए यहां पर कह रहे हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है ना आर्थिक विश्लेषण में सैद्धांतिक महत्व भी रखता है और क्या व्यवहारिक भी। सैद्धांतिक कहने का मतलब थ्योरेटिकल, ठीक है, और यहां पर व्यवहारिक कहने का मतलब अंग्रेजी में क्या प्रैक्टिकल। मतलब कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का आर्थिक विश्लेषण में थ्योरेटिकल इंपोर्टेंस भी है और क्या प्रैक्टिकल भी, यानी कि व्यवहारिक महत्व भी है यहां पर देख लीजिए और सैद्धांतिक महत्व भी है। इसके माध्यम से हम आर्थिक नीतियों को तय कर पाते हैं। अब आर्थिक नीति क्या होते हैं ये आपको अगले किसी सेमेस्टर में मिलेगा जहां पर आप पंचवर्षीय योजनाएं वगैरह पढ़ते हैं।
तो देखिए आर्थिक नीति को बनाने में आपको जो है ना व्यष्टि अर्थशास्त्र मदद करता है। किस तरीके से मदद करता है आगे आपको मार्केट वाले चैप्टर में मिलेगा, आगे आपको जो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में मिलेगा। यहां पर देख लीजिए तो व्यष्टि अर्थशास्त्र आपको कहां कहां मदद करता है, आर्थिक नीति को तय कर पाने में, ठीक है। और अगर आपने आर्थिक नीति को तय कर लिया तो निश्चित ही देश में जो लोग हैं उनके कल्याण को या फिर उनके वेलफेयर को मैक्सिमाइज किया जा सकता है, उनके जो है वो भलाई किए जा सकते हैं। तो यहां पर अब हम लोग देखते हैं कि असल में व्यष्टि अर्थशास्त्र का कहां कहां उपयोग है और किस तरीके से इसका महत्व हम लोग देखेंगे। अभी देखिए पॉइंट वाइज हमें सब कुछ लिखना होता है। तो सबसे पहले आप यहां पर ध्यान दीजिए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। तो आपने एग्जाम्पल के तौर पर भी देखा है कि हम लोग व्यक्तिगत मांग, व्यक्तिगत पूर्ति, ये सब कुछ पढ़ते हैं। लेकिन क्या लगता है कि केवल हम एक व्यक्ति के बारे में जान करके पूरी अर्थव्यवस्था का जानकारी ले लेंगे? तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि व्यक्तिगत मांग, व्यक्तिगत पूर्ति आदि के संयोग से ही क्या तैयार होता है आपका सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति। यानी कि हम जब एकक व्यक्तियों का अध्ययन ठीक ढंग से कर लेते हैं, एकक फर्मों का जो है ना हम लोग सप्लाई ठीक ढंग से जान लेते हैं, तो हम लोग पूरी अर्थव्यवस्था के लिए मांग पता कर सकते हैं जिसको सामूहिक मांग कहा जा रहा है, पूरी अर्थव्यवस्था के लिए पूर्ति पता कर सकते हैं जिसे हम सामूहिक पूर्ति कह रहे हैं। तो इसी तरीके से हमें पूरी अर्थव्यवस्था का जानकारी सही सही लग जाता है। मतलब कि व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करके हम धीरे धीरे अगर उनका हम संयोग तैयार करते हैं, यानी कि जोड़ते हैं, सम करते हैं, तो हमें पूरी अर्थव्यवस्था का ज्ञान हो पाता है। अब चलिए यहां पर देखते हैं कि इसका दूसरा उपयोग और महत्व क्या है। तो यहां दूसरी पॉइंट में हमने मेंशन किया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है ना उन शर्तों की भी बात करता है जहां से ये कह लीजिए कि अगर हम उपभोग या उत्पादन के क्षेत्र में अगर अकुशल हैं तो हम कुशलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हम अगर इनएफिशिएंट है किसी काम को लेकर के तो हम इफिशिएंट कैसे हो सकते हैं, अनस्किल हैं तो स्किल कैसे हो सकते हैं। यहां पर देखिए कह रहे हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र उन शर्तों की व्याख्या करता है जिनके द्वारा हम उपभोग एवं उत्पादन में कुशलता प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दोनों ही क्षेत्र में, उपभोग वाले क्षेत्र में भी, उत्पादन वाले क्षेत्र में भी, अगर हम अकुशल हैं तो हम उसमें कुशलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है ना व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन कर लेता है और उसमें बता देता है कि किन चीजों की कमी है ना, और उसके हिसाब से फिर हम उस पर काम करना शुरू करते हैं और हम फिर उसमें कुशलता आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका उपयोग यहाँ पर भी है। यह उन उपायों को भी बतलाता है जिनके द्वारा हम अपनी जो है ना अर्थव्यवस्था के भीतर कुशलता को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और अकुशलता की समस्या को दूर कर सकते हैं। तो ये तो समझ आ गया कि ये कुशलता और अकुशलता की बात करता है, यानी कि एक व्यक्ति कितना जो है किसी काम को लेकर के जो वो एक्सपर्ट है या नहीं है, इन चीजों पर फोकस करता है। अब हम लोग इसके देखते हैं अन्य भी पॉइंट्स। यहां पर हमने लिखा हुआ है थोड़ा सा, ये देख लीजिए तीसरे पॉइंट में क्या मेंशन कर रखा है। कह रहे हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र इस बात का भी अध्ययन करता है कि वस्तुओं, है ना, किसका, वस्तुओं एवं उत्पादन के साधनों के मूल्य किस तरीके से तय होते हैं। इस पर तो मैंने पहले भी बात किया है, तो यहां पर ये चीज समझ आ गया। फिर आगे देखिए कह रहे हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र इस बात की व्याख्या करता है कि एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था कहने का मतलब जहां पर गवर्नमेंट किसी तरीके से इंटरफेयर नहीं करती है या फिर हस्तक्षेप बहुत कम करती है, लगभग न के बराबर। आप इसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी बोल सकते हो, क्योंकि ऐसी विशेषताएं वहीं पर देखने को मिलता है जहां पर आप कह लीजिए कि लाखों जो है उपभोक्ता होते हैं, लाखों उत्पादक होते हैं। तो वहां पर किस तरीके से आप उत्पादन के साधनों को या फिर वस्तुओं और सेवाओं का वितरण करते हैं, ये चीज तो समझ आ गया होगा। तो यहां आगे देखिए अब हमने यहां पर क्या लिखा हुआ है। आगे पॉइंट्स में जो है वो हम लोग बात करेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है ना इस पर भी बात करेगा कि किसी भी वस्तु का कीमत कैसे तय होता है। देखिए किसी भी वस्तु का कीमत कैसे तय होता है, यानी कि इसको आप मूल्य तंत्र या फिर प्राइस मैकेनिज्म बोल सकते हैं। देखिए बहुत सारी करोड़ों वस्तुएं हैं देश के भीतर और उसके अलावा करोड़ों कंज्यूमर्स भी हैं, तो सबके बीच में वस्तु कैसे पहुंचेगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसलिए यहां पर देखिए कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है ना यह भी अध्ययन करता है कि किसी वस्तु का जो है मूल्य वो कैसे तय होगा। ये तो हमें मालूम है, वो तो मूल्य तंत्र हम लोग देखेंगे मार्केट वाले चैप्टर में। तो मूल्य तंत्र की मदद से
जो भी वस्तु या सेवा उत्पादन हुए हैं उसका वितरण उपभोक्ताओं के बीच में किस तरीके से किया जाएगा। क्योंकि ये एक कंज्यूमर के ऊपर बात करता है, तो एक किसी उपभोक्ता के बीच में कैसे वस्तु डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस चीज का अध्ययन करता है ये व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब यहां तक तो मामला समझ आ चुका है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो क्या है और इसकी कौन कौन सी खासियत है, ये कहां कहां जो है उपयोग इसका देखा जाता है। अब हम लोग यहां पर चर्चा अगर करें कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं क्या है, मेन मुद्दा क्या होता है इसका, तो ये देख लीजिए, थोड़ा सा इसको ऊपर हम कर लें, थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र की कौन कौन से जो है वो क्षेत्र या फिर शाखाएं होती है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में जितने भी थ्योरी पढ़े जाते हैं ना, सभी थ्योरी को हम लोग बोल सकते हैं व्यष्टिगत आर्थिक सिद्धांत। क्या बोल सकते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी कह सकते हैं। अब ये देख लीजिए, व्यष्टिगत आर्थिक सिद्धांत कौन कौन से होंगे, जिन सिद्धांतों को हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं वो सारे सिद्धांत कहलाएंगे व्यष्टिगत आर्थिक सिद्धांत। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है सारे सिद्धांत को, जैसे कि वस्तु का मूल्य कैसे तय होगा, इसके लिए थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे मार्केट वाले चैप्टर में, बाजार वाले चैप्टर में। दूसरा देखिए साधनों का मूल्य निर्धारण, ठीक है। उसके अलावा क्या है, आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। ये मेनली जो है ना 3 अलग अलग भाग में बात कर रहा है। पहले वस्तु का मूल्य निर्धारण, फिर साधन के मूल्य निर्धारण और फिर लास्ट में आर्थिक कल्याण का सिद्धांत, जहां पर हम लोग कुशलता को बात कर रहे थे, है ना। अब देखिए मूल्य को तय करने के लिए हमारे पास 2 थ्योरी होती है। एक होता है मांग का सिद्धांत, जिसको हम मांग का नियम भी कहते हैं, अंग्रेजी में लॉ ऑफ डिमांड कह लीजिए, थ्योरी ऑफ डिमांड कह लीजिए। दूसरा है उत्पादन एवं लागत का सिद्धांत, जिसको आप पूर्ति का सिद्धांत भी कह सकते हैं, या फिर आप इसे अंग्रेजी में लॉ ऑफ सप्लाई भी बोल सकते हैं। अब यहां पर देखना कि साधन का जो मूल्य निर्धारण है, वो साधन हम कौन सा साधन बात कर रहे हैं, उत्पादन के साधन। जैसे कि भूमि का लगान कैसे तय होगा, तो रेंट के लिए हम लोग पढ़ते हैं रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। मजदूरी कैसे तय होगा, इसके लिए भी अलग थ्योरी लिखा गया है। ब्याज के लिए हम लोग अलग थ्योरी पढ़ेंगे और प्रॉफिट के लिए भी अलग अलग थ्योरी तो आते ही हैं। ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के अगले किसी जो है अन्य सेमेस्टर में भी आपको थ्योरीज मिलेगा। अब यहां पर आकर के देखिए, आगे हम लोग जब बात करें इसके कि कौन कौन सी सीमाएं हैं, क्या लिमिटेशंस हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की, कुछ तो होगा ऐसा इसमें दोष। ये तो व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन कर रहा है, तो क्या कमियां हैं इसमें, यहां पर देखिए। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाओं को आप बोलेंगे लिमिटेशंस। क्या बोलेंगे? लिमिटेशंस बोलेंगे कि क्या इसकी सीमाएं हैं, किस हद तक ये बात करता है और उसके बाद इसकी थ्योरी फेल हो जाती है। अब देखिए पहले पॉइंट में हमने क्या लिखा हुआ है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल व्यक्तिगत इकाइयों का ही अध्ययन किया जाता है, केवल और केवल व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन। ये पूरे देश की बात नहीं किया, सिर्फ पूरे देश में से मान लीजिए कि ये हमारा पूरा देश है, तो इसमें करोड़ों लोग हैं, तो करोड़ों की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ एक की बात कर रहा है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल व्यक्तिगत इकाइयों का ही अध्ययन किया जाता है, जिससे कि हम पूरी अर्थव्यवस्था का जो है ना सही सही ज्ञान नहीं ले पाते हैं, सही सही नॉलेज आपको नहीं हो पाएगा। ये नहीं कि आप एक व्यक्ति की इनकम को जान लिए, आमदनी को जान लिए और पूरे राष्ट्रीय आय पता करने निकले हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, देश में जो करोड़ों लोग रहते हैं अलग अलग क्षेत्र में, उन सबकी आमदनी आपको जानना होगा, तभी जाकर के आप पूरे राष्ट्रीय आय को या फिर पूरे देश की आय को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां हमने क्या कहा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है, जिससे हम पूरी अर्थव्यवस्था का सही सही ज्ञान नहीं ले पाते हैं। आगे देखिए, कह रहे हैं कि व्यक्तिगत जो आर्थिक विश्लेषण है केवल पूर्ण रोजगार के सिद्धांत पर ही आधारित है, और ये बहुत ही खतरनाक बात है भाई, क्योंकि कभी भी किसी भी अर्थव्यवस्था के भीतर पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं देखी जा सकती है, फुल एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां ये इसका लिमिटेशन हो गया, क्योंकि जो पूर्ण रोजगार का धारणा है वो एक अवास्तविक मान्यता है। रियल में इसका एग्जाम्पल आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि किसी भी देश के भीतर पूर्ण रोजगार की स्थिति होती ही नहीं है। अब आगे देखिए हमने यहां पर क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा यहां पे। अब इसके एक और हमने स्थिति बताया है, अच्छा इसी को हम ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। अब देख लो यहां पर अगली बात क्या लिखा हुआ है,
तीसरा कह रहे हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में रोजगार, मुद्रास्फीति, मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति, व्यापार चक्र, इस तरह की कई सारी जो जटिल आर्थिक समस्याएं हैं, है ना, उन जटिल समस्याओं का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में संभव नहीं है। क्योंकि ये सब सारा जो हमने जिक्र किया, रोजगार के बारे में हमने बात किया, मौद्रिक नीति के बारे में बात किए, मुद्रास्फीति जिसको महंगाई कहते हैं, तो ये तो पूरे देश के लिए हम लोग समझते हैं, जो कि समष्टि में पढ़ा जाएगा, व्यष्टि में नहीं, ध्यान रखिएगा। तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र की एक कमी है या फिर इसका जो है दोष है, क्योंकि ये कभी भी जो है वो ना व्यक्तिगत स्तर पर नहीं पढ़ा जाता, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था से संबंधित होते हैं। तो पूरी अर्थव्यवस्था की बात हम लोग किसमें करेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र में करेंगे, और समष्टि में ही ये संभव हो पाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहां पर देख लेते हैं कि इसमें जो है ना कौन कौन सी जो है कमियां हैं, वो तो पता चल गया। अब देखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र दरअसल है क्या। तो इसमें आपका जो है समय नहीं जाएगा। देखिए समष्टि का मतलब क्या है, समष्टि का मतलब यहां पर है बड़ा, जबकि मैंने बताया कि व्यष्टि का मतलब क्या है, छोटा। समष्टि का मतलब क्या है, बड़ा, यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था के लिए यहां पर हम लोग बात करते हैं। जैसे देखिए कह रहे कि समष्टि का अंग्रेजी क्या होता है, मैक्रो, MACRO, मैक्रो। ये जो मैक्रो शब्द है ना, ये ग्रीक भाषा के मैक्रोज शब्द से लिया गया है, MAKROS, मैक्रोज। और इसी मैक्रोज का अर्थ होता है लार्ज, यानी कि बड़ा। लार्ज यानी कि क्या, बड़ा। तो व्यष्टि का मतलब छोटा, समष्टि का मतलब क्या, बड़ा। अब देखिए आगे, अब ये जो है सही तरीके से परिभाषित कैसे कर सकते हैं। तो चूंकि मैंने कहा कि अर्थशास्त्र का ही ये दूसरा भाग है, अब देखो तो यहां पर हम लोगों को उसी तरीके से लिखना होगा। क्या बताना है, किस तरीके से बताना है, ध्यान दीजिए। कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र का वह भाग जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की व्यापक आर्थिक चरों या फिर बड़े आर्थिक चरों एवं सामूहिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। मतलब जो पूरी अर्थव्यवस्था के लिए बात करेगा, जो बड़े आर्थिक चरों के लिए बात करेगा, सामूहिक इकाइयों के लिए बात करेगा, उन्हीं को हम कहते हैं क्या, समष्टि अर्थशास्त्र। जैसे कि देखो सामूहिक मांग हम लोग इसमें पढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र में, सामूहिक पूर्ति, कुल राष्ट्रीय उत्पादन, इसी तरीके से देखो कुल उपभोग देश में कितना हो रहा है, कुल इन्वेस्टमेंट या फिर निवेश कितना किया है ना, कुल बचत कितना किया गया, ये सब सारा हम लोग किसमें पढ़ते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में। और इसी वजह से समष्टि अर्थशास्त्र को कुल का अर्थशास्त्र भी कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र को क्या कह रहे हैं, कुल का अर्थशास्त्र, क्योंकि ये देखो कुल उत्पादन, कुल उपभोग, कुल बचत, इस तरीके से बात कर रहा है। तो ये समष्टि अर्थशास्त्र का जो है हम लोग कंसेप्ट समझ चुके हैं यहां तक। अब देखिए थोड़ा सा और देखो, समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग मेनली ये पढ़ते हैं कि किसी भी देश के भीतर आय या फिर रोजगार कैसे तय होगा। तो आय और रोजगार को तय करने के लिए, है ना, आय और रोजगार दोनों चीजें, तो यहां पर देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से इनकम या फिर एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन होता है, कैसे आय और रोजगार का निर्धारण होता है। इसी वजह से समष्टि अर्थशास्त्र को आय तथा रोजगार का सिद्धांत कहा गया है, यानी कि थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। समझ आ गया होगा। चलिए अब यहां पर हम लोग जाते हैं इसकी परिभाषा के ऊपर कि किस तरीके से समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित किया गया। तो समष्टि अर्थशास्त्र की हमने यहाँ पर एक सुंदर सा परिभाषा लिया हुआ है, एक ही डेफिनेशन में आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कह रहे कि प्रोफेसर बॉल्डिंग ने, जैसे कि इन्होंने व्यष्टि के लिए भी परिभाषा दिया हुआ था, आपने देखा है, अब कह रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र के लिए। तो देखिए समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है ना व्यक्तिगत मात्राओं से तो बिल्कुल भी नहीं है। किससे है, तो इन मात्राओं के समूह से है, या फिर कह लीजिए इन मात्राओं के योग से है। योग मतलब जोड़। इसका संबंध व्यक्तिगत आय से तो बिल्कुल भी नहीं है। समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब किससे है, व्यक्तिगत आय से है क्या, तो बिल्कुल भी नहीं। किससे है, राष्ट्रीय आय से है। व्यक्तिगत मूल्यों से इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत मूल्य या फिर किसी एक वस्तु का मूल्य हम लोग बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में। तो यहां पर मतलब किससे है, मूल्य स्तर से, यानी कि प्राइस लेवल से, ठीक है, जिससे कि हम लोग महंगाई को पता करते हैं देश के भीतर। इससे जो है ना यहां पर देखो यानी कि व्यक्तिगत उत्पादन से इसका कोई मतलब नहीं है, बल्कि मतलब किससे है, राष्ट्रीय उत्पादन से, यानी कि टोटल जो है देश के भीतर प्रोडक्शन कितना हो रहा है, उत्पादन कितना हो रहा है। तो यहां तक तो कंसेप्ट समझ आ गया।
अब हम लोग देखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र की कौन कौन सी खासियत है, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, क्या इसमें पढ़ा जाता है स्पेशली। यहां पर देखिए कह रहे हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग मेनली देखते हैं कि पूरी अर्थव्यवस्था के लिए क्या विचार किया जा रहा है, जिसको हम सामूहिक इकाइयां कह सकते हैं, जैसे कि सामूहिक मांग, सामूहिक पूर्ति, इस तरह के कंसेप्ट हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र में बात करेंगे। फिर आगे क्या है, देखिए समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग बड़े आर्थिक चरों या फिर व्यापक आर्थिक चरों की बात करते हैं। हम लोग ये बात करते हैं कि पूरे देश के भीतर कितना जो है टोटल यानी कि प्रोडक्शन हो रहा है, कुल उत्पादन का स्तर कितना है, कुल रोजगार कितना है ना, इस तरीके से। तो हमने देखा यहाँ पर उदाहरण भी शामिल कर दिया है, सामूहिक मांग, सामूहिक पूर्ति, कुल रोजगार, कुल उत्पादन, ये सब आपको ले लेना है। यही कहलाते हैं दरअसल व्यापक आर्थिक चर या फिर बड़े आर्थिक चर। अब देखो इन चरों में अगर थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, थोड़ा बहुत भी, तो हो सकता है कि पूरी अर्थव्यवस्था पर इसका जो है वो बहुत गहरा प्रभाव पड़े। तो यहां पर भी आपको वो चीज लिख देना होगा। जैसे कि देखिए क्या कह रहे हैं कि अगर व्यापक आर्थिक चरों का प्रभाव देखा जाए तो इतना अधिक होता है कि इनमें अगर थोड़ा बहुत भी परिवर्तन आ गया तो ये पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने का क्षमता रखता है, यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था को ये जरूर प्रभावित करेगा। ठीक है, जैसे कि कह लीजिए देश का जो कुल उत्पादन या फिर कुल मांग का जो स्तर है वो कम या ज्यादा होता रहता है, लेकिन अगर जो है मान लीजिए कि पूरे देश में ही जो मांग है वो स्तर घटा हुआ है, तो ये बहुत सारी चीजों पर असर करेगा। जैसे कि पूरे देश में अगर मांग घट जाए अचानक से, जैसे कोविड-19 के टाइम में ऐसा हुआ था कि लोगों के पास चूंकि आमदनी नहीं थी, मांग बहुत कम हुआ था, तो पूरी अर्थव्यवस्था के भीतर लोग अनएम्प्लॉयड होना शुरू हो जाते हैं, फिर लोगों की आमदनी छिन जाती है, फिर इसी तरीके से लोगों का जो जीवन स्तर है वो भी धीरे धीरे निम्न स्तर का होने शुरू हो जाते हैं। तो यहां तक आपको स्थिति समझ आ गया है, जिसको हम लोग मंदी की स्थिति भी कह सकते हैं। और ऐसी अवस्था में यही होता है कि लोग बेरोजगार होते हैं, लोगों की आमदनी कम हो जाती है, लोग निवेश या फिर बचत वगैरह कम करने लगते हैं, तो ये सब जो है गहरा प्रभाव पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर तीसरी विशेषता क्या है, कह रहे हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि किसी अर्थव्यवस्था में आय और रोजगार का निर्धारण कैसे किया जाएगा, कैसे तय होगा कि किसको जो है रोजगार कहाँ देना है। हालांकि योग्यता के आधार पर तय होता है, फिर जो है देखा जाता है कि उनकी कार्य कुशलता है भी या नहीं है। तो इस तरीके से आय का और रोजगार का निर्धारण जो हम लोग करते हैं वो समष्टि अर्थशास्त्र के जरिए करते हैं, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र में इसका थ्योरी मिलेगा। अब यहां पर जाइए, अब हम लोग देखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र में ऐसी क्या क्या बातें हैं जिसकी वजह से इसका महत्व बढ़ा हुआ है ना। तो सबसे पहले हम यहां पर आते हैं, देखिए समष्टि अर्थशास्त्र का उपयोग और महत्व, कहां पर इसका उपयोग और महत्व है। ये देखिए समष्टि अर्थशास्त्र जो है ना, बात किन चीजों पर करेगा, पूरी अर्थव्यवस्था के लिए बात करेगा कि पूरे देश में रोजगार का स्तर क्या है, बात करेगा कि पूरे देश में मांग कितना है, जिसको हम सामूहिक मांग कहते हैं। तो यहां हमने क्या लिखा हुआ है कि समष्टि अर्थशास्त्र का आर्थिक विश्लेषण में सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों महत्व है, दोनों तरीके से। जिस तरीके से मैंने व्यष्टि के लिए बताया कि थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली दोनों इंपॉर्टेंस है, वैसा ही समष्टि के लिए भी होगा। अब इसमें देखिए पहले पॉइंट में हमने क्या लिखा हुआ है कि अर्थव्यवस्था की जटिल समस्याओं का समाधान जो है ना कर पाने में सहायता करता है। जटिल समस्याएं क्या होती है भाई, जैसे देख लो अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली को ठीक ढंग से समझने के लिए व्यापक आर्थिक चरों का ज्ञान होना जरूरी है, बड़े आर्थिक चरों का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे कि कह लीजिए सामूहिक मांग, सामूहिक पूर्ति, या फिर कह लीजिए कि मूल्य स्तर, ये सब का जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। तभी आप जान पाएंगे कि पूरी अर्थव्यवस्था में असल की स्थिति कैसी बन रही है, और उस समस्या को या फिर उस स्थिति को अगर हम ठीक ढंग से समझ लिए तभी हम जाकर के उसका समाधान कर पाएंगे। क्योंकि जब तक आपको समस्या समझ में नहीं आया, समाधान करने के अलग अलग तरीके नहीं निकल पाते हैं। यहां देखिए कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र की अधिकांश समस्याएं जो है वो राष्ट्रीय आय, रोजगार, गरीबी, मुद्रास्फीति, व्यापार चक्र, भुगतान संतुलन, इन सभी से संबंधित होता है। यानी कि ये तो पूरे देश के लिए हो गया। अब पूरे देश की अगर समस्या है तब तो समाधान कर पाना बिल्कुल आसान तो नहीं होगा। जैसे देखते हैं ना व्यक्तिगत स्तर पर जो समस्या आ जाती है उसी के समाधान में हमें जो है वो 2, 4, 10 लोगों से मिलना पड़ता है। अब सोचिए जब पूरे देश की समस्या ये है तो कितना गंभीर होगा और इसके लिए कौन कौन से उपाय किए जाते होंगे, है ना।
किस तरीके से नियोजन किया जाता होगा, तब जाकर के सबकी भलाई संभव हो पाता है। अब देखिए यहां पर और भी क्या इंपॉर्टेंस है इसका। कह रहे हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो ना नीतियों को तय करने में आपको मदद करेगा। जैसे देखिए वर्तमान युग देखें तो नीतियों का ही युग है ना। बिना नीति का तो देश अगर चला रहे हैं तब तो वही हालत होगी जब हम लोग साइकिल टेढ़े मेढ़े करके रास्ते में चलाते हैं और आगे पता नहीं कि गड्ढे में हम जाने वाले हैं या नहीं जाने वाले हैं। तो वैसे ही जो है देश के भीतर जब तक सही ढंग से आर्थिक नीति को आप तय नहीं करते हैं, समस्याएं जस के तस बनी रहेगी, उनमें कोई असल परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर देखिए कह रहे हैं कि देश के जन कल्याण को आप कैसे बढ़ाएंगे, देश की समस्या का समाधान आप कैसे करेंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप सही तरीके से आर्थिक नीतियों को तय करें, और सही आर्थिक नीतियां आप तभी बना पाएंगे जब आपको यह पता हो कि देश में असल में स्थिति क्या बनी हुई है, असल में समस्या क्या है। ठीक है, अब चलिए यहां पर देखते हैं हम लोग कि समष्टि अर्थशास्त्र का और क्या उपयोग और महत्व है। ठीक है, देश के भीतर नीति को अगर आप समझ पाए, देश की समस्या को आप समझ पाए, तो नीति भी आपका सही तरीके से इंप्लीमेंट हो पाएगा। कह रहे हैं कि देश की सरकार असल में करती क्या है, आर्थिक नीति को तय करती है, आर्थिक नीति का निर्धारण करती है, और किस तरीके से करती है, तो कह रहे हैं कि इस तरीके से करती है जिससे कि देश में रोजगार, उत्पादन, उपभोग, है ना, इसी तरीके से निवेश, बचत, इन सब स्तरों में जो है ना मनचाहा प्रगति हो सके, जैसा हम चाहते हैं, जैसा हमारी विजन बन पा रही है आगे कुछ वर्षों के लिए, कुछ दिनों के लिए, वैसा अगर हम जो है तरक्की करना चाहें तो इसके लिए जरूरी है एक सही आर्थिक नीति का। और हालांकि देखा जाए तो इसके लिए व्यापक आर्थिक चरों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने कहा सामूहिक मांग, सामूहिक पूर्ति, इन सब का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, अन्यथा ये फिर संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब यहां पर आइए, ये तीसरा जो है उपयोग और महत्व। देखिए आर्थिक विकास एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसके ऊपर फिर से हम अलग जो है वो कहीं अपडेट आपको देंगे अगली वीडियो में ही, बट यहां पर कंसेप्ट थोड़ा सा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि आर्थिक विकास का अध्ययन, आर्थिक विकास का मतलब क्या है, पूरे देश को ही जो ना मात्रात्मक, गुणात्मक दोनों रूप में, और क्या संस्थागत रूप में भी, तीन एस्पेक्ट मैंने बात किया, मात्रात्मक, गुणात्मक और संस्थागत, तीनों रूप से जो है देश में क्या होना चाहिए, बेहतर सुधार होना चाहिए। आप उसको अभी मान करके चलिए कि आर्थिक विकास है, हालांकि इसको हम और भी डिटेल में आगे किसी लेक्चर में जरूर करेंगे। देखिए आर्थिक विकास एक ऐसी जो है ना प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत आप कह लीजिए अर्थव्यवस्था में संगठनात्मक, इसी तरीके से मात्रात्मक और गुणात्मक भी यहां पर आप शामिल करेंगे, तो ये सब परिवर्तन आता है। और परिवर्तन किस दिशा में, एकदम उचित दिशाओं में, जैसा आप चाहते हैं, है ना, जिसको हम वारंटेड ग्रोथ कहते हैं असल में। यहां पर देखिए इस तरह का परिवर्तन लाने के लिए आर्थिक नियोजन यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग, जिसमें कि हम लोग पंचवर्षीय योजना वगैरह बात करते हैं, तो आर्थिक नियोजन एवं गतिशील व्यवस्था को ठीक ढंग से समझना बहुत जरूरी होता है। गतिशील व्यवस्था का मतलब है यहां पर डायनामिक सिस्टम, यानी कि जो टाइम टू टाइम वेरिएशंस होते रहते हैं अर्थव्यवस्था के भीतर, उसकी बात कर रहा है कि उसका जानकारी आपको होना चाहिए कि किन चीजों में कैसे और किस तरीके से परिवर्तन आ रहा है। क्योंकि जब तक आप वेरिएबल्स को या फिर गतिशील व्यवस्था को नहीं समझ पाएंगे तब तक आप सही तरीके से आर्थिक नीति को तय नहीं कर पाते हैं, और जब तक आपकी आर्थिक नीति सही ढंग से नहीं बनेगी तब तक देश के अंदर जो समस्याएं हैं उसका समाधान आप सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट और ये आखिरी पॉइंट होगा संभवतः, यहां पर ध्यान दीजिए। कह रहे हैं कि व्यापार चक्र, ये भी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिसके अंदर हम लोग समझते हैं तेजी को, मंदी को, आप इसको आर्थिक उतार चढ़ाव भी कह सकते हैं। ठीक है, तो व्यापार चक्र का भी अध्ययन और नियंत्रण हम लोग कहां ढूंढते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर ढूंढते हैं। तो इसका यहां पर तो महत्व और उपयोग दोनों दिख रहा है। खास करके जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, जहां संसाधनों पर कंट्रोल जो है ना प्राइवेट सेक्टर का या फिर निजी क्षेत्र का बना रहता है, तो खास करके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में समय समय पर जो है ना व्यापार चक्र आते रहता है, कभी तेजी की स्थिति तो कभी मंदी की स्थिति। अब यहां पर उसको नियंत्रण करना भी बहुत जरूरी होता है, और इसका जो है ना समाधान आप तभी ठीक ढंग से कर पाएंगे जब आपको वेरिएबल्स पता हो, सामूहिक मांग, सामूहिक पूर्ति, ये जो मैंने रिपीट करके बहुत बार कहा है, इन चीजों का ज्ञान अगर होगा तभी जाकर के समष्टि अर्थशास्त्र की मदद से आप व्यापार चक्र की समस्या को समझ पाएंगे और उसको ठीक ढंग से नियंत्रित भी कर पाएंगे।
तो इसका उपयोग और महत्व भी पता चल गया है, जिस तरीके से मैंने व्यष्टि के लिए बताया। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र की क्या क्षेत्र हैं या कौन कौन सी इसमें शाखाएं हैं, कौन कौन सी चीजों को इसमें पढ़ा जाता है। दरअसल यहाँ पर हमने ले लिया है, देखिए समष्टि अर्थशास्त्र में जितने भी थ्योरी पढ़े जाते हैं, जितने भी सिद्धांत पढ़े जाते हैं, सबको आप एक साथ में कह सकते हैं समष्टिगत आर्थिक सिद्धांत। क्या बोलेंगे? समष्टिगत आर्थिक सिद्धांत, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। ठीक है, अब ये मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी मतलब बड़े थ्योरी कह लीजिए पूरे देश के लिए। जैसे कि देखिए आय और रोजगार का सिद्धांत, ठीक है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके लिए फिर 2 थ्योरी पढ़ेंगे, आगे दिखाएंगे इसकी। सामान्य मूल्य स्तर या फिर सामान्य मूल्य तल, जिसको हम लोग मुद्रास्फीति का सिद्धांत कह सकते हैं, यानी कि थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन बोल सकते हैं, महंगाई कह लीजिए सीधे तौर पर। आर्थिक विकास का सिद्धांत, ये मैंने पीछे भी जिक्र किया है। वितरण का समष्टिगत सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। वितरण का समष्टिगत सिद्धांत का मतलब राष्ट्रीय आय का जो वितरण होता है, आय किस रूप में वितरण होगा? मान लीजिए कि भूमि को लगान, मजदूर को मजदूरी, पूंजी को ब्याज, साहसी को मुनाफा या फिर लाभ, ये जो होते हैं समष्टिगत आर्थिक जो है वो वितरण कहलाते हैं, या फिर वितरण का समष्टिगत सिद्धांत कहलाता है। यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि आय को और रोजगार को अगर आप तय करना चाहते हैं तो इसके लिए 2 जो है आपको थ्योरी मालूम होना चाहिए। एक जिसको हम लोग कहते हैं उपभोग फलन या फिर उपभोग प्रक्रिया का सिद्धांत, अंग्रेजी में बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन, कि देश के जो लोग हैं वो किस तरीके से अपना उपभोग स्तर जो है वो इनकम बढ़ने के साथ बढ़ाते हैं और किस तरीके से इनकम घटने पर घटाते हैं। उसी तरीके से विनियोग प्रक्रिया का सिद्धांत, जिसको हम थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, कि किस तरीके से देश में निवेश किया जा रहा है। दरअसल इनका जो प्रभाव होता है ना बहुत बड़ा होता है। जो हम लोग अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे व्यापार चक्र, तो ये जो व्यापार चक्र का सृजन है यहीं से शुरू होता है। यहां पर देख लीजिए, व्यापार चक्र का जो सृजन है या फिर जो आर्थिक उतार चढ़ाव होते हैं देश के भीतर, वो तभी होता है जब देश में उपभोग का स्तर और निवेश के स्तर में जो है वो अनबैलेंसिंग सिचुएशन होता है। मतलब कभी निवेश ज्यादा, कभी उपभोग ज्यादा। तो इस तरीके से जो है ना ये देश में हलचल मचाता है, और वैसे ही जो है वो देश का जो सामान्य मूल्य स्तर है या फिर कह लीजिए देश में जो रोजगार की स्थिति है वो कम या ज्यादा होता है। तो अब हम लोग जो है सबसे आखिर में देखेंगे कि आखिर दोनों में अंतर क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र को लेकर के हम लोग यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए, जब भी आप किसी 2 विषय वस्तु में अंतर को बताते हैं तो एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि दोनों साइड में आप अलग अलग कंटेंट को कर लीजिए। जैसे कि यहां पर ध्यान दीजिएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स कह रहे हैं वो हमने इधर लिखा हुआ है। समष्टि अर्थशास्त्र जिसको अंग्रेजी में मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं हमने इधर लिख दिया है। मतलब कि दोनों साइड में हमने अलग अलग कंटेंट को रखा हुआ है। अब देखिए, शुरुआत में आपको क्या बताना है? अर्थ। देखिए, व्यष्टि का मतलब क्या होता है? व्यष्टि का मतलब होता है छोटा। तो जैसे शुरुआत में मैं बताया है वैसे ही आपको काम करना है कि व्यष्टि का अंग्रेजी माइक्रो ग्रीक भाषा के माइक्रोज शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है स्मॉल, यानी कि छोटा। समझ गए? इसी तरीके से समष्टि अर्थशास्त्र 2 बार का लिखा गया है। समष्टि अर्थशास्त्र का अंग्रेजी, समष्टि का अंग्रेजी होता क्या दरअसल? मैक्रो, MACRO। ये ग्रीक भाषा के मैक्रोज शब्द से लिया गया है, जिसका असल में अर्थ क्या होता है? लार्ज होता है, जिसको आप हिंदी में कहते हैं बड़ा या फिर व्यापक। तो ये अर्थ के आधार पर हमने अंतर बता दिया कि व्यष्टि का मतलब है छोटा और समष्टि का मतलब होता है बड़ा। अब हम लोग देखते हैं कि किन किन चीजों को इसमें पढ़ा जाता है। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि व्यष्टि के साइड में क्या पढ़ा जाएगा और समष्टि के साइड में क्या पढ़ा जाएगा। वैसे तो हम लोग देख चुके पहले ही, विशेषता के अंदर, महत्व के अंदर, है ना, और सीमाओं के अंदर। लेकिन यहां पर देखिए, कह रहे हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। केवल किसका? व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। और समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की सामूहिक इकाइयों का अध्ययन किया जाएगा। पूरे अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा जाएगा, पूरे देश के बारे में पढ़ा जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र में। यहां पर देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम छोटे छोटे आर्थिक चरों का अध्ययन करते हैं, और मैंने कहा था कि इन चरों का प्रभाव इतना कम होता है कि पूरी अर्थव्यवस्था पर कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि व्यक्तिगत मांग, व्यक्तिगत पूर्ति, ये सब हम लोग व्यष्टि के साइड में पढ़ते हैं। इसी तरीके से यहां पर देखिए,
समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग बड़े आर्थिक चरों का अध्ययन करते हैं। बड़े आर्थिक चर मतलब सामूहिक मांग, जैसे देखिए यहाँ पे सामूहिक पूर्ति है ना, इसी तरीके से व्यापार चक्र, सामान्य मूल्य स्तर, ये सब होते हैं व्यापक आर्थिक चर, जिसका प्रभाव पूरी अर्थव्यवस्था पर आपको देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट हमने क्या मेंशन किया हुआ है। अगला कह रहे हैं कि अध्ययन क्षेत्र कैसा है दोनों का। तो यहां हमने सबसे पहले व्यष्टि के बारे में जानना है। देखिए कह रहे हैं कि इसका अध्ययन क्षेत्र छोटा होता है। किसका? व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र छोटा होता है, क्योंकि ये पूरी अर्थव्यवस्था का बात नहीं करता। पूरी अर्थव्यवस्था में से केवल एक व्यक्ति या फिर एक उपभोक्ता, एक फर्म, एक उद्योग, इस तरीके से बात करता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसलिए कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र क्या होता है? छोटा होता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र क्या होता है? बड़ा होता है या फिर व्यापक होता है। चलिए आखिर में देखते हैं, लास्ट एक पॉइंट बचा हुआ है। कह रहे हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि आप इसको प्राइस थ्योरी भी बोल सकते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र को। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र को हम लोग आय और रोजगार का सिद्धांत कहते हैं, यानी कि थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फिर से मिलते हैं हम किसी अगले लेक्चर के साथ, तब तक रखते हैं इतना ही। और हाँ, जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ये आपका पहला क्लास था और मैंने पहले ही क्लास में आपको वो सारी चीजें दे दिया है जिसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन भी कर रखा है। सब कुछ मैंने आपके साथ जो है डिटेल में बात किया, तो आपका भी फर्ज बनता है कि ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक आप इस वीडियो को पहुंचाएं। आज रखते हैं इतना ही, फिर से मिलते हैं किसी अगली वीडियो अपडेट के साथ। जय हिंद।